सोनपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। ये हवेली थी जमींदार प्रताप सिंह की। उनकी पत्नी संगीता देवी, बड़ी बेटी काव्या और छोटी बेटी राधा। सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। काव्या चौकी पर बैठी शास्त्र पढ़ रही थी। संगीता देवी प्रेम से बोली, मेरी काव्या तो सचमुच देवी का वरदान है। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत। प्रताप सिंह ने अखबार रखते हुए कहा, ऐसी बेटी से कुल का नाम रोशन होता है। फिर उनकी दृष्टि दूसरी ओर गई। वैसे राधा अभी तक दिखाई नहीं दी। संगीता ने कहा, रसोई न है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस काम में लगी रहती है। हर साल परीक्षा में फेल हो जाती है। तभी राधा थाली लेकर आई। माँ, भोजन तैयार है। क्या अब मैं थोड़ी देर किताब पढ़ लूं? संगीता ने ठंडी आवाज में कहा। किताब से तेरा क्या नाता? फेल होने की आदत पड़ गई है। राधा ने सिर झुका लिया और सहमी हुई आवाज में कहा, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्रताप सिंह की आवाज भारी हो गई। अगर इस बार भी हार गई तो याद रखना, ये घर किसी नाकाम को नहीं रखता। राधा के हाथ कांप गए। दोपहर को दोनों बहनें पाठशाला से लौट रही थीं। कुएं पर खड़ी स्त्रियां बातें कर रही थीं। देखो, जमींदार की छोटी बेटी, पढ़ाई इसके बस की नहीं, कब तक घर का बोझ बनी रहेगी। राधा के कानों में शब्द तीर बनकर लगे। काव्या ने धीरे से कहा, दुनिया का काम है बोलना, तू अपना रास्ता देख। पर राधा की आंखों में नमी उतर चुकी थी। हवेली पहुंचते ही आदेश बरसने लगे। काव्या, अंदर जाकर आराम करो। राधा, चूल्हा साफ करो, पानी भरो, आंगन में झाड़ू लगाओ। राधा ने धीमे स्वर में कहा, माँ, थोड़ी देर सांस तो लेने दो। सांस? पढ़ाई नहीं होती, अब काम भी बोझ लगता है। राधा बिना एक शब्द बोले काम में लग गई। अगले दिन प्रताप सिंह बाजार गया और अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़ा लेकर घर लौट आया। संगीता, ये लो, मैंने बाजार से काव्या और राधा के लिए कपड़े लाए हैं। संगीता ने कहा, ठीक है जी, मैं ये कपड़े बच्चों को दे दूंगी। लो काव्या बेटी, तुम्हारे कपड़े। राधा ने हिम्मत कर पूछा, माँ, मेरे कपड़े? संगीता ने कहा, जिस दिन पास होगी उसी दिन मिलेगा। काव्या ने विरोध किया, माँ, राधा भी तो इंसान है। चुप तुम। संगीता की आवाज कठोर थी। राधा की आंखों में आंसू उतर आए। रात, सब सो चुके थे। राधा मिट्टी के दीपक के पास बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद काव्या आई। अरे राधा, सब सो चुके हैं और तुम इतनी रात तक जाग के पढ़ाई कर रही हो। क्या करूं, डर लगता है दीदी, अगर सच में मुझे निकाल दिया गया तो? काव्या ने उसे प्यार से समझाया। डरो मत राधा, कुछ नहीं होगा। बस मेरी एक बात याद रखना, असली हार कोशिश छोड़ना होता है। राधा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम आया। काव्या सफल हो गई और राधा फिर से असफल हो गई। संगीता देवी गुस्से से कांप उठी। सबके सामने मेरी नाक कटवा दे। प्रताप सिंह बोले, राधा वादा याद है ना? अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। राधा हाथ जोड़कर खड़ी रही। माँ, पिताजी, मुझे एक अवसर दीजिए, इस बार निराश नहीं करूंगी। नहीं, निकल जाओ इस घर से। दरवाजा खुल गया। राधा बिना कुछ कहे बाहर निकल गई।
रात उतर आई थी। पता नहीं और कब तक इस जंगल में भटकना पड़ेगा। राधा जंगल में भटकते हुए तालाब तक पहुंची। वहां एक वृद्ध स्त्री कपड़े धो रही थी। राधा बोली, माँ, मैं मदद कर दूँ? रहने दो बेटी, मैं कर लूंगी, तुम छोड़ दो। माँ, कुछ नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। फिर वृद्धा ने स्नेह से पूछा, वैसे तुम क्यों भटक रही हो बेटी? राधा ने सब बता दिया। वृद्धा ने बोला, मेरा नाम गौरी है। जब तक रास्ता ना मिले, मेरी झोंपड़ी तेरा घर। उस रात राधा ने पहली बार अपनापन महसूस किया। कुछ दिनों बाद राज्य में नगाड़े बजे। सुनो 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 गांव वालों, राजकुमार के लिए योग्य कन्या की खोज, ज्ञान और सच्चरित्र की परीक्षा होगी। ये खबर गांव में तेजी से फैलने लगी। दूसरी ओर संगीता की सहेली उससे ये खबर बताने जा रही है। जाके संगीता को इस खबर के बारे में बताती हूँ। अरे संगीता, तुझे पता है राजा के सिपाहियों ने पूरे गांव में घोषणा की है, राजकुमार के लिए योग कन्या का चुनाव होगा। क्या बात कर रही है? ये तो काफी अच्छी खबर है। चल ठीक है, तू चल, मुझे काम है। संगीता देवी की आंखों में चमक आ गई। मेरी बेटी काव्या ही चुनी जाएगी, अभी उससे बताती हूँ। दूसरी ओर ये खबर अम्मा तक पहुंची। अम्मा राधा से बोले, अरे राधा बेटी, राजमहल से सूचना आया था। महाराज को राजकुमार के लिए एक योग्य कन्या की तलाश है। इसके लिए ज्ञान और सच्चरित्र की परीक्षा होगी। मुझे लगता है तुम में वो सारे गुण हैं, इसलिए हम भी राजमहल में होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन माँ, मुझे तो मेरे घर वाले योग्य नहीं समझते, महाराज कैसे समझेंगे? लेकिन मुझे लगता है तुम इस परीक्षा के लिए योग्य हो। तुम मेरी बात मानो और इस परीक्षा का हिस्सा बनो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझ में ये योग्यता है तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप भी साथ चलना। अगले दिन सारी कुमारी लड़कियां और उनके माता-पिता राजमहल में गए। राजमहल में संगीता ने राधा को देख के कहा, अरे देखो तो कौन आया है। मेरी काव्या के सामने तो कुछ भी नहीं है। अब आ ही गई है तो किसी को बताना नहीं, वरना खामखा नाक कटवाएगी मेरी तो। राजमहल में सभी कन्याओं को एक बीज दिया जाएगा। इसे उगाओ। जिसका पौधा खिलेगा वही इस परीक्षा में सफल होगी और राजकुमार की पत्नी चुनी जाएगी। काव्या अपनी बीज लगा रही थी और संगीता उसे खड़े होकर देख रही थी। अरे काव्या बेटी, अभी तक बीज में कुछ हलचल क्यों नहीं हुई? अरे माँ, अभी तो लगाया है, अभी कैसे फर्क दिखेगा? संगीता को ये बात हजम नहीं हुई। मैं अपनी बेटी को असफल नहीं होने दूंगी। जा रही हूँ ये फूल गमले में लगाने। संगीता देवी ने रात में चोरी से काव्या के गमले में हरा पौधा लगा दिया। दूसरी ओर राधा ने बीज लगाया, पर मिट्टी शांत रही। राधा उस गमले में हर दिन पानी डालती, पर कोई जवाब नहीं। दरबार सजा। सारी कन्याएं अपने अपने गमले लेकर खड़ी थीं। हर गमले में हरियाली थी। सिर्फ राधा का गमला सूना था। न कोई पौधा, न कोई तिनका। लोग हंसे। संगीता बोली, अरे सबके गमले में कोई ना कोई पौधा है, लेकिन इसके गमले में कुछ भी नहीं है। निकम्मी, किसी काम की नहीं है। राधा सर झुकाए खड़ी रही। महाराज, ये देखिए मेरी बेटी काव्या के गमले में कितने सारे रंग बिरंगे फूल उगे हैं। मेरी बेटी काव्या में वो सारे गुण हैं जो आपको चाहिए। ये सब झूठ है। इन बीजों को मैंने उबाला था।
इनसे कुछ उगना असंभव था। तुम सब ने झूठ का सहारा लिया, सिर्फ इस कन्या ने सच रखा। राजा ने कहा, आज ये कन्या राज्य की रानी बनेगी और जिसने इसे सहारा दिया वो गौरी मां भी सम्मान पाएंगी। शुक्रिया महाराज। संगीता और प्रताप सिंह देखते रह गए। सोनपुर की हवेली में अब घमंड नहीं था। राजमहल में राधा की सरल हंसी गूंजती थी और हर कोई जान गया, सच्चाई बीज की तरह है, मिट्टी में दबाओ फिर भी एक दिन फूल बनकर खिलती है।